सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सदर पाकिस्तान की जानिब से कल दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसका अहम मकसद चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और दोबारा तैनाती था। ये नया सदारती ऑर्डिनेंस दो मुख्तलिफ वर्जन पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला वर्जन अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान जबकि दूसरा वर्जन वजीर कानून फरोग नसीम ने तहरीर किया है। पहले वर्जन में नए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत मौजूदा चेयरमैन जावेद इकबाल को मजीद 4 साल के लिए चेयरमैन बनाने की इजाज़त दे दी गई है। सदर पाकिस्तान नए चेयरमैन नैब की तकर्री वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे और मौजूदा चेयरमैन की ही मजीद 4 साल के लिए तकर्री भी की जा सकेगी। जबकि वज़ीर कानून फरोग नसीम के तहरीर किए गए दूसरे वर्जन के मुताबिक नए नैब ऑर्डिनेंस में फैसला साजी के अहम इदारे नैब की गिरफ्त से अब निकाल दिए गए हैं। इस ऑर्डिनेंस के इस वर्जन के मुताबिक नैब कानून का इतलाक विफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेशन के मामलात पर नहीं होगा। वफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और ज़ेली कमेटियों के फैसले नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे। फरोग नसीम वर्जन में यह कहा गया है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल, NEC, NFC, ECNIC, CDWP, PDWP के फैसले भी नैब के दायरे इख्तियार से अब बाहर होंगे। और सिर्फ यही नहीं, कवायद की बेज़ाब्तगी के हवाले से अवामी या हुकूमती मनसूबे भी नैब के दायरे इख्तियार से अब बाहर होंगे। इस ऑर्डिनेंस के तहत सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस की मुशावरत से किसी एहतसाब अदालत का जज 3 साल की मुद्दत के लिए करेंगे और जज की मुराद हाई कोर्ट के जज की मुराद के बराबर ही होंगी। लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस को अपोजिशन मानने को तैयार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत में तोसी और दोबारा तैनाती को हुकूमती बददियानती करार दिया जा रहा है। कल कमर जमान कायरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा इस बारे में, ये सुनिए। हम तो इस ऑर्डिनेंस को नहीं मानते, ये ऑर्डिनेंस गलत है, इसमें LFID है 100% थी, इसमें कोई शक नहीं है। कल तक ये असेंबली में बिल लेके नहीं आए, कल तक असेंबली का इजलास था, सेनेट का इजलास था, इन्होंने जानबूझ के इनडिसेंट डिले किया और उस डिले के नतीजे में अब डेडलॉक क्रिएट होने पे इन्होंने ये कह दिया। आज ये जो लेके आए हैं ऑर्डिनेंस, और उस ऑर्डिनेंस के अंदर तो सरीहन बददियानती है। तो साथ ही वजीर कानून के बनाए गए वर्जन को अपोजिशन के खिलाफ हुकूमत की साजिश करार दिया जा रहा है। हुकूमती करप्शन छुपाने के लिए ऑर्डिनेंस को NRO बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस अदलिया पर हमला और इंसाफ के निज़ाम में मुदाखलत का जरिया है। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इस ऑर्डिनेंस से खुद उन्हें, एहसन इकबाल और अपोजिशन के कई रहनुमाओं को फ़ायदा होगा, लेकिन हम चेयरमैन नैब की तरह नहीं जो सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचें। उन्होंने आज इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए क्या कहा, यह भी सुनिए। हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी है उस पर डाका डालने की कोशिश की है। मुझे खुद फ़ायदा है, एहसन साहब को फ़ायदा है और बहुत सारा, लेकिन इसमें मुल्क का नुकसान है। असूल की बात है, मैं चेयरमैन नैब की तरह नहीं हूँ कि जहाँ मुझे फ़ायदा मिले तो मुंह चुप करके बंद करके बैठा रहूँगा और मुलाजमत में तोसी हासिल कर। तो सदारती ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन की जानिब से सख्त तनकीद के बावजूद वफाकी वजीर असद उमर ऑर्डिनेंस को NRO मानने से इनकार कर रहे हैं। इस अपोजिशन की तनकीद पर उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या रद्द-ए-अमल दिया, ज़रा ये भी सुनिए। नहीं, ये बिल्कुल NRO नहीं, ये नैब का जो बनाने का मकसद था ये उसकी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके। सारी कौम को ये फ्रस्ट्रेशन है कि जी केस चलते रहते हैं, कोई सिरे ही नहीं कोई लगता। तो असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि नैब बनाने का जो मकसद था, ये ऑर्डिनेंस नैब को उस जानिब ले जाने की तरफ एक पहला कदम है और हमने स्टैंड लिया है ताकि नैब को उन्हीं मायनों में नैब काम कर सके जिस मकसद के लिए नैब बनाया गया था। नून लीग के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। शाहिद खाकान साहब इसको बिल्कुल रद्द कर चुके हैं। ज़ाहिर नून लीग ने इस पार्टी इसको रद्द कर दिया। कल कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो तो अदालत जाने की बात कर रहे थे। अब इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद क्या करना चाहिए अपोजिशन को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नया ऑर्डिनेंस है जी, ये मुझे समझ नहीं आई कि बजाय के असम्बली में पेश होंगी, ये तो सबको सबसे मुतल्लक है, हर एक को कंसर्न है इसमें। और ये जो 4 साल का पीरियड है वो एक तो एक्सटेंड नहीं हो सकता नैब चेयरमैन का किसी सूरत में भी। और फिर दूसरी कंसल्टेशन की बात है। पहले तो ये यही कह रहे थे कि नहीं जी हमने कंसल्टेशन नहीं करनी, शहबाज शरीफ साहब से नहीं करनी। अब वो नैब ऑर्डिनेंस में है कि प्रेसिडेंट साहब कंसल्टेशन करेंगे।
और कई इन्होंने इदारों को तो वैसे ही उससे निकाल दिए। तो फिर ये नैब का सूरत हाल क्या रहती है? देखिए, हमारा ये मुतालबा तो था, मसलन बिजनेस कम्युनिटी का जो है वो जो मामलात होते हैं FBR में या FIA में या SCCP में जाते हैं, वो तो ठीक था कि कोई तो कोई इदारा है, अगर उनके कोई मामलात हैं तो उनको चेक करने के लिए। अब ये बताइए कि मिनिस्टर्स को कौन चेक करेगा? अगर मिनिस्टर्स को भी आप निकाल देंगे, और साथ सबसे बड़ा मुझे तो ऑब्जेक्शन ये है कि आप स्टेट बैंक को भी निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में जितना भी कर्जा लिया जाता है या दिया जाता है या उसका जो मॉनेटरी है पॉलिसी, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, या जो उसके डॉलर में जो एक्सचेंज रेट के ऊपर कमी भेजी है, इतना बड़ा लूप होल है इसमें। ठीक है, चलें कैसे साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जरा। सेनेटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस ऑर्डिनेंस के जरिए क्या लगता है आपको, हुकूमत क्या हासिल करना चाह रही है? कौन सा ऐसा मकसद है? अगर ये एहतसाब का इनका बयानिया पिट गया तो अगले इलेक्शन में क्या बयानिया लेकर अवाम के पास जाएगी ये हुकूमत? नहीं, अगले इलेक्शन में तो नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन ये कि एक शख्स के लिए अव्वल तो ऑर्डिनेंस बनाना ही गलत, पार्लियामेंट के जरिए चीज़ें पास होनी चाहिए। दूसरे ये कि सिर्फ एक शख्स के लिए बनाना कोई कानून मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं। और ये समझिए कि और वही शख्स क्यों है कि बिल्कुल क्या पाकिस्तान में कोई और शख्स है ही नहीं? तो जॉन का शेर है ना, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, क्या यही शख्स था जहान में? क्या एक ही शख्स था जहान में क्या? तो ये जो है ना, ये इसके पीछे भी जरूर कोई, अब अगर कहा जा रहा है इतना कुछ के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पॉलिटिकल एंजिनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर तो एहतियात से काम लेना चाहिए ना, क्योंकि सियासत में तो हमने यही सीखा है कि अपने अपोजिशन को साफ करें, बजाय इसके कि हम जिस वक्त फिर ये एक शख्स पर जिद करते हैं तो अपोजिशन और ज़्यादा इनकी ख़राब हो जाती है कि ज़रूर जो बात कह रहे हैं दूसरे के सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है, तो वो बात सही है। अगर आप उसी शख्स के भी, तो वो जो है ना, एक ही शख्स का जान में क्या, वो बात गलत है। और क्यों ये कर रहे हैं उस एक शख्स के लिए? लेकिन ताज साहब, एक ही शख्स के साथ कंटिन्यू रहना चाह रहे हैं, उन्हीं को आगे अगले 4 साल के लिए भी लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हीं के इख्तियारात भी कम कर रहे हैं, हाँ, तो ये आपको इस पॉलिसी में भी कहीं इस ऑर्डिनेंस में तजाद लग रहा है? नहीं, लेकिन उनके इख्तियारात में कमी सियासी इंतकाम के हवाले से नहीं आई। सियासी इंतकाम के और मुखालफिन को पकड़ने और मुखालफिन से ज्यादती करने के हिसाब से उनके इख्तियार में कोई कमी नहीं आई। जी हाँ, एक्ट पे आप एतराज़ नहीं कर सकते, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, फलां चीज़ों पे नहीं कर सकते, जो हमारे कारोबारी हजरात हैं उन पे आप नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेसी पे आप नहीं कर सकते, सियासी मुखालफिन उनको इस्तेमाल नहीं दी। सही। और ताज साहब, एक तरफ तो ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस ले आए जावेद इकबाल साहब को चेयरमैन नैब रखने के लिए, और अगले 4 महीने तक कामयाब होगा, और उसके बाद भी ज़ाहिर है अगर ये पार्लिमानी कमेटी में मामला जाता है वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ सिकंदर सुल्तान जी इसको एक रेवोल्यूशन के जरिए खत्म किया जाए। अच्छा, और दूसरी तरफ सिकंदर सुल्तान राजा साहब वाला मामला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो, उनको हुकूमत खुद इस्तीफ़ा देने के मुतालबात उनसे कर रही है, वज़ीरों की जानिब से उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो ये 2 इदारों के सरबराहान और हुकूमत का रवैया दोनों के साथ मुख्तलिफ क्यों है? देखिए, वहाँ भी यही मामला है ना, कि मैं तो उस कमेटी का सरबराह था जी, वहाँ भी यही मामला है कि बहुत से हल थे हमारे पास और उस पर इत्तेफाक राय भी था, लेकिन ये कि हम यही करेंगे। अब अगर ये शक व शुबे का इजहार किया गया है कि आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको रिग करना है, तो फिर अगर आप EVM पे जोर डालते हैं या आई वोटिंग पे जोर डालते हैं तो इस शुबे को तक़वियत मिलती है कि नहीं, वाकई आप क्योंकि इस वक्त जो तरीका है वोट देने का, उसके ऊपर तो कोई एतराज़ात तो नहीं है कि जनाब इसमें ये खराबी है। जो 2018 के अंदर धांधली हुई थी वो इस वजह से हुई थी, और सबको पता है कि सारे पोलिंग एजेंटों को आपने पोलिंग स्टेशनों से निकाल दिया था काउंटिंग के वक्त। जो फोरेंसिक ऑडिट है उसमें 78,471 फॉर्म 45 हैं, सिर्फ 128 ऐसे हैं
जिसपे पोलिंग एजेंटों के अपने उम्मीदवार के नाम के साथ जो है वो दस्तखत है। तो इस तरीके से आपने की थी, वो भी गैर कानूनी आपने किया। फिर पार्लियामेंट आपकी कमेटी बनी, पार्लियामेंट की कमेटी ने अपने TOR तक फिक्स नहीं किए। अब जो जिन्होंने इतनी बड़ी धांधली के बाद आए थे, उनको ये परेशानी हो रही है कि नहीं, इंतखाबात जो हैं वो सही होने चाहिए। यानी सेनेट में 64 आदमी खड़े होते हैं, 50 वोट तरफ। अब मुझे नहीं पता कि कौन बिका था, लेकिन मुझे ये पता है कि खरीदा किसने था। अब ये कि, और सबको पता है, मेरे पास कोई इस चीज का सबूत नहीं है कि फला सेनेटर जो थे उन्होंने पैसे ले लिए या दबाव कबूल कर लिया। और ताज साहब, लेकिन बज़ाहिर तो ये पता चलाना भी खासा आसान था, क्योंकि सिर्फ एक 64 की तादाद में 14 लोगों को हाईलाइट करना अगर मुनासिब तहकीकात होती, वो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया, कैमरे लगाए गए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, टेक्नोलॉजी का कारनामा था। तो ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं साहब टेक्नोलॉजी आपको हर सूरत में कबूल कर रही है। एक बंदूक है, वो चौकीदार के हाथ में भी है और वो चोर के हाथ में। तो ताज साहब, चूंकि ज़ाहिर आप उस कमेटी के सरबराह भी थे, तो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि कैपेसिटी का मसला इलेक्शन कमीशन की, आपको ये महसूस हुआ कि ये इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी का इशू है, वो इस मशीन को टैकल नहीं कर सकते, इसकी मुनासिब ट्रेनिंग नहीं दे सकते, या फिर हुकूमत की इंटेंट का इशू है? देखिए, कोई 150 अरब जो है वो उनकी खरीदारी पे और ट्रेनिंग पे और टेक्निकल जो उसके अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं उसके लिए, क्योंकि चलते चलते कोई मशीन रुक गई, बिल्कुल जैसे आपका मोबाइल फोन रुक जाता है, तो वहाँ तो एक हंगामा हो जाएगा। और लेकिन ये जो जिद की जा रही है कि नहीं यही एक तरीका है, पहले हमें ये तो बताएं कि जो तरीक़ाकार इस वक्त है उस पर आपको क्या एतराज़ है? कहते हैं कि रिजल्ट 12 बजे आते हैं, हम इंतजार कर लेंगे 12 बजे तक, लेकिन ये कि काबिल एतबार तरीका तो हो। ये मसला एतबार का होता है, अगर आपको एतबार नहीं है तो फिर वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो सब कुछ अगर एतबार है तब एक चीज़, लेकिन अगर अब वहाँ मशरक़ी पंजाब के अंदर उन्होंने इस दफ़ा फिर उस पर किया है बैलेट पेपर के ऊपर, तो वहाँ भी उठाए जा रहे हैं कितने। अब ये कहते हैं जी वो 8 मुल्कों में ये इस्तेमाल की जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि 160 मुल्कों में, जमहूरी मुल्क जो हैं उसमें बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप अगर यही देखना है तो वो देख लीजिए, लेकिन मुझे बताएं तो सही कि क्या खराबी क्या है। सही। अब ज़िमनी इंतखाबात हुए, कैंटोनमेंट के इंतखाबात हुए, इसमें गिनती पे कोई एतराज़ नहीं हुआ, रिकाउंट भी किया गया, तो कहा गया कि जनाब हमें वो है और गड़बड़ है, इसमें रिकाउंट करें। लेकिन ताज साहब, जो इसमें जिन खामियों की अब तक निशानदेही हुई है, अगर उन खामियों को हुकूमत वक्त से पहले दूर करना चाहे और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी उन तमाम खामियों पर आकर ब्रीफिंग दे इलेक्शन कमीशन को, अपोजिशन जमातों को, तो थोड़ा एतमाद हुकूमत की नीयत पर बहाल हो सकता है आप लोगों का? नहीं क्यों? फिर बदनीयती तो उसी वक्त साबित हो जाती है जब इसको जिद की जाती है। मतलब मुझे किसी के पैसे देने हैं, लेकिन मैं उनसे जिद कर रहा हूँ नहीं आप मेरे ऑफिस आए तब मैं आपको वो कह रहे हैं जी रेस्टोरेंट में मिल जाए, आप पैसे दे दो। मैं कहता हूँ नहीं, वहाँ नहीं आऊँगा आप यहाँ। तो जरूर दाल में काला होता है, और ख़ासतौर पे जब एक शुबे का इजहार कर दिया गया है उसके बाद आपको जो है वो जिद कर रहे हैं कि नहीं जनाब यही होगा। तो अब चलें ताज साहब, अगला इलेक्शन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ हो या टेक्नोलॉजी के पुराने तरीक़ेकार से हो, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजे अगर एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको कंडक्ट करते हैं, तो क्या आप समझते हैं उनकी पोजीशन खासी मुतनाज़ हो चुकी है? मैं इसका जवाब आपसे लेता हूँ, लेकिन कैसर अहमद शेख साहब भी खासी देर से गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। कैसर साहब, अब सिकंदर सुल्तान राजा अगला इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, अगर अपोजिशन जमातें जीत जाती हैं तो फिर ये हुकूमत उन पर धांधली के इल्ज़ामात लगाएगी, क्योंकि उन पर वो पहले ही पैसे पकड़ने के और मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगा चुके हैं। बड़ी पोजीशन उनकी इस वक्त आप देख रहे हैं कि नाजुक हो चुकी है, बड़ी मुतनाज़ हो चुकी है इन इल्ज़ामात के बाद। जी देखिए ना, अभी हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन हुए, एक आध इलेक्शन के अलावा किसी इलेक्शन की ऑथेंटिसिटी जो है वो कबूल नहीं की गई। अब यही इलेक्शन इंडिया में होते हैं, वहाँ पे सब इलेक्शन और वो कई दिन जारी रहते हैं, हफ्ता 10 दिन जारी रहते हैं और या 2 हफ्ते जारी रहते हैं, तो तब भी वो कोई उस पर कोई ऐसा सवालिया निशान नहीं आता। हम सबको मिल बैठ के देखिए, एक कमेटी बनी थी
यही तय हुआ था कि एक पार्लियामेंट की कमेटी बनेगी और उसमें थ्रेड पे डिस्कस होगा कि किस तरह इलेक्शन को साफ शफाफ कंडक्ट कराया जाए। उस कमेटी की तो मीटिंग भी नहीं हुई। तो जब तक हम सब मिल के नहीं, तो ये चीज़ ऐसी होती है ना। देखिए मैं आपको बताऊँ, 18वीं अमेंडमेंट हुई तो सब ने कंसेंसस के साथ की। हमारे दौर में ये मामला आया यमन पे फौजों अफवाज के भेजने का आया, तो तमाम असम्बली और तमाम पार्लियामेंट ने मिल के ये डिसीजन किया कि अभी हमने वहाँ बाहर किसी जंग में अफवाज नहीं भेजनी। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये इतने क्रूशल मैटर हैं, जैसे नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन, वो तो ऑलरेडी तय है कि एक्सटेंशन नहीं हो सकती, वो सिर्फ कंसल्टेशन का मामला है, उसको भी लेके बैठ के फिर अब यही जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का है तो सब मिल ये असम्बली में पेश करें ना, वहाँ हर एक की राय लें, वहाँ से पूछें। ये हमारे यहाँ ये रिवाज को भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि हर पार्टी अपने चंद बंदे भेज दे और वो बैठ के फैसला कर लें। क्यों नहीं भाई, ये हाउस फिर किस चीज़ का है? जो नेशनल असम्बली है उसमें हर हल्के से 8 लाख बंदों में से एक आदमी या एक खातून इलेक्ट होके आते हैं, तो वो उनसे वो कंप्यूटर नहीं है कि पार्लियामेंट में ये तमाम चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। तारिक साहब, ज़ाहिर है बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पार्लियामेंट में ये तमाम चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाती, ऑर्डिनेंस के थ्रू होती हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी मुस्तकबिल में कोई ऑर्डिनेंस आता हुआ आप नहीं देख रहे, उसके जरिए फिर इसको नाफिज किया जाए? सेनेट की जो कमेटी थी उसकी 8 नशिस्तें हैं और एक इत्तेफाक राय वहाँ पे एमर्ज किया। कोई जब हुकूमत की ऐसी थी कि जो अपोजिशन ने तस्लीम की कि हाँ इसको किया जाए। इसी तरीके से कोई 28 एतराज़ात अपोजिशन के ऐसे कि जो हुकूमत ने तस्लीम किए कि हाँ साहब ये कानून के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है और हम इसको प्रेस नहीं करते, ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को कम करता है, हम इसको प्रेस नहीं करते। अली मोहम्मद खान साहब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे और बड़े अच्छे माहौल में इत्तेफाक राय से काम हो रहा था। अब आखिरी दिन आके जिस दिन वोटिंग होनी थी और जो आखिरी दिन था, क्योंकि कमेटी को 90 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होती, आखिरी दिन आके एडवाइजर अगर ये इलेक्शन कमीशन से लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ये बिल के सिर्फ 2 क्लॉज रह गए, इन पर बात कर लीजिए। वो कहते नहीं जनाब मैं तो इलेक्शन कमीशन को जवाब दूंगा। कहते जनाब अली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जवाब देते रहें, लेकिन इस वक्त इस बिल पे बात कीजिए। ये जो क्लॉज है नहीं साहब, मैंने 10 मिनट की लिमिट लगाई कि एडवाइजर साहब मैं आपको 10 मिनट और देता हूँ और उसके बाद मुझे रूलिंग देनी पड़ेगी। सही। तो वो दूसरे मिनिस्टर शुरू हो गए और उन्होंने, जाहिर है कि मीडिया था वहाँ पे और सब देख रहे थे और वो 4-5 दिन छाए हैं हर टीवी चैनल पे और हर अल्लाह ने उन्हें इतनी शोहरत दी है बाहर तो छाए रहे। लेकिन ये कि उन्होंने अपने ही बिल के ऊपर, गवर्नमेंट का वो बिल था, कमेटी से वॉकआउट कर दिया। तो अब ये क्या तरीका है कि कमेटी से आप वॉकआउट कर देते अपने बिल पे? वो जो 37 एतराज़ात थे इलेक्शन कमीशन के, उन एतराज़ात पर बात हुई थी, उन एतराज़ात को किसी हद तक क्या कंसीडर किया गया था, दूर करने की कोशिश की? कंसीडर कर रहे थे। फिर वो मशीन लाए, मशीन का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। सबसे पहला वोट मैंने खुद डाला उस मशीन के ऊपर। अच्छा। और मैंने उस मशीन पे एतराज़ात नहीं किए। अच्छा। सिर्फ इसलिए कि ऑल्टरनेट्स हमारे पास मौजूद थे जो हमने और अली मोहम्मद खान साहब ने डिस्कस कर लिए थे। और तार साहब जो डेमो आपके सामने जब आपने वोट डाला, उस मशीन को देखा, परखा, जांचा, तो आप मुतमईन थे उस मशीन से कि हाँ इस मशीन के जरिए इंतखाबात करवाए जा सकते हैं? मुझे तो नहीं पता अंदर क्या है, डिजाइन क्या है और क्या इसके साथ किया जा सकता है। दूसरे जाहिर सामने भी वो जो पर्ची उसमें निकल रही थी, वो पर्ची के घर चला जाता, बैलेट बॉक्स में दूसरी पर्ची डाल देता, अपने खाली पेपर डाल देता वहाँ पे। और वो पूछते कि जनाब ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? मैं कहता साहब मैं कैंडिडेट के पास जा रहा हूँ और मुझे पैसे मिलेंगे, मैं उससे पैसे लेने जा रहा हूँ, या मुझे धमकी दी गई है कि अगर वोट हमें नहीं दिया तो हम मार देंगे। सही। ये सबूत मैं लेके जा रहा हूँ उसके पास कि भाई मैंने आपको वोट दिया। तो सीक्रेसी थी नहीं ना उसमें। ठीक है, तो इसमें ज़ाहिर मैंने उस वक्त ये सोचा कि मैं उस पर्ची को उठा के अपनी जेब में डाल, और जब पूछे कि ये आप क्या कर रहे हैं, तुमने ये वजह दे दूं, बात वहीं खत्म हो गई। ठीक है। लेकिन फिर क्योंकि एक माहौल रखना था और एक ऑल्टरनेट तरीके पे एक इत्तेफाक राय हमारा हो रहा था,
मैंने नहीं किया ये। आखिरी दिन जो एक जाहिद मेंबर की कमेटी में मैंने उनको फौरन मैंने कहा कि जनाब मैं चेयरमैन सेनेट ने ये किया है तो मैं उनके हुक्म की पैरवी करना चाहता हूँ, एक गलत रिवायत कायम नहीं करना चाहता। ताज साहब, इसका मतलब कि बहुत करीब पहुंच गए थे आप लोग, इत्तेफाक राय के सिर्फ 2 क्लॉसेस रह गए थे। क्या हुकूमत ने ये इंटेंशनली इलेक्शन करा सकता था और बिल को डिफीट करा सकता था। अच्छा, मैं फरोग नसीम साहब को कमेटी से, क्योंकि रूल ये है कि 3 कमेटियों में मुसलसल अगर कोई ना आए तो चेयरमैन कमेटी का जो है वो उनकी रुकनियत खत्म कर सकता है। सही, बिल्कुल। मेरे पास ये भी ऑप्शन था, वो मुसलसल 6 मीटिंगों में नहीं आए तो मैं 7वीं मीटिंग से पहले एक खत उनको थमा देता कि जनाब अली आप तशरीफ नहीं लाए मुसलसल। ठीक है, यानी आप लोगों की तरफ से पूरी कोशिश की गई किसी तरह इत्तेफाक राय हो जाए, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत ने पता नहीं किन मकासद के तहत तो पूरा माहौल क्रिएट किया। तो कैसा साहब, ये जाहिर है इसमें भी बड़े लूप होल्स हैं, इसमें भी बड़े एतराज़ात हैं इस मशीन पर। इलेक्शन कमीशन को भी, अपोजिशन को भी, RTS पर सबने शोर मचाया था। वो जो मैनुअल सिस्टम है उसमें तो धांधली किस हद तक, किस लेवल पर जाकर होती है। माजी के इलेक्शन उसकी बिल्कुल उसका मुँह बोलता सबूत हैं, उसकी मिसाल हैं। तो अब फिर किया क्या जाए? अगले इलेक्शन साफ शफाफ बनाने के लिए करना क्या चाहिए इस हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर? जी, बड़ा आसान सी बात है जी, क्यों नहीं किया जा रहा? जो सरकार पहले बना था कि एक कमेटी बनाई जाए पार्लियामेंट की, नेशनल असेंबली की अलग, सेनेट की अलग, तो वो कमेटी तो बन चुकी है। अब उस कमेटी की मीटिंग नहीं होती और वो मीटिंग जो भी वो रिकमेंड करेंगे वो असेंबली में आएगा। यही तरीकाकार है नेशनल असेंबली का। जब और कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाए, यहाँ ये हाल है कि अगर कोई ज़रा बात की जाती है तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम कह देती है कि NRO हम नहीं देंगे। तो आज साहब, ये इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है इस मशीन के ज़रिए इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। हुकूमत की विल, हुकूमत की इंटेंशन भी हमारे सामने है। अब ये डेडलॉक अगर बरकरार रहता है तो फिर इस मामले का हल क्या है? देखिए, एक चीज़ आपको भी मालूम है, एक चीज़ मुझे भी मालूम है, एक चीज़ खतर साहब को भी मालूम है कि गड़बड़ एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत की वजह से पैदा होती है। एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत न करे तो ये एक महज़ब मुल्क है, महज़ब आवाम लाइन में लग के वोट डाल। यानी 2018 में एक इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई झगड़ा हुआ हो या ये, लेकिन जैसे ही पोलिंग खत्म हुई उन्होंने उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया जो सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे लोग आए। और पोलिंग, आप ये बताइए, आप मीडिया के हैं, आपकी मीडिया टीम ने कितनी काउंटिंग कवर की? क्या उन्हें जाने दिया गया पोलिंग स्टेशन? और पोलिंग स्टेशनों में जाने से कौन रोक रहा? लेकिन ये चीज़ हमें मालूम है सबको कि ये प्रॉब्लम आ रही है। अब जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत नहीं हुई, कैंटोनमेंट के इंतखाबात हुए एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत नहीं हुई, आराम से हो गए। ये शिकायतें भी की जाएंगी, इल्ज़ाम भी किया जाएगा, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर उन शिकायतों को आराम से निपटाया जा सकता है। सही। सबसे ज़्यादा शिकायतें तो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पार्टी का जो इलेक्शन सेल है, सेंट्रल इलेक्शन सेल, उसका सरबराह हूँ। ज़रा सी भी बात होती है मेरा लेटर चला जाता है। लेकिन जाहिर है कि उस पर अगर कार्रवाई हो जाती, मतलब जैसे तहरीक इंसाफ के लोगों ने, MNAs MPs ने अपना वतीरा बना रखा है कि जहाँ भी इलेक्शन है वो उसके अंदर पहुँच जाते, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। मेरी तरफ से एक मैसेज जाता है वो फौरन ऑर्डर हो जाते हैं कि इनको हटाया जाए। तो अब मेरी शिकायत जो है उसका इजाला हो गया। तो अब ये जो चीज़ है कि हाँ, कहीं भी अगर गलती होती है, कोई ऐसी बात है तो उस पर शिकायत करें, तो शिकायत करें और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। बात खत्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब। ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये इलेक्शन का मामला अभी तक अपोजिशन, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के आमने सामने हैं और मुस्तकबिल करीब में आने वाले चंद दिनों में तो ये हल होता दिखाई नहीं दे रहा। अब देखना है कि अगले इलेक्शन इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत ही होते हैं या फिर पुराना RTS सिस्टम ही इस्तेमाल किया जाता है या फिर बिल्कुल मैनुअल तरीके से उन इलेक्शंस का इनेकाद करवाया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बलूचिस्तान में कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम क्या आ सकता है, क्या वजारत आला का मनसब जो जाम कमाल के पास है उनकी पोजीशन कुछ ख़तरे में। एक ब्रेक के बाद उससे मज़ीद बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बलूचिस्तान में वज़ीर आला जाम कमाल की हुकूमत क्या इस वक्त खतरे में आ चुकी है? क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जाम कमाल की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जानिब से हुक्मरान इत्तेहाद के नाराज़ अरकान ने इस्तीफ़े देने के लिए डेडलाइन दी थी। डेडलाइन को जाम कमाल ने नज़रअंदाज कर दिया, इस्तीफ़ा नहीं दिया और ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि वो किसी हाल में भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। फिर डेडलाइन गुजर भी गई। जाम कमाल ने कल डेडलाइन गुजरने के बाद क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। तो जाम कमाल साहब के इस बयान के बाद उनकी काबीना के 3 अरकान और 2 मुशीर अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का उन्होंने फैसला कर लिया और अपने इस्तीफ़े भी उन्होंने गवर्नर बलूचिस्तान को जमा करवा दिए। इस्तीफ़ा देने वालों में 3 वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलैदी, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और असद बलोच शामिल हैं, जबकि मुशीरों में अकबर आस्कानी और मोहम्मद खान लेहड़ी के नाम शामिल हैं। इनके अलावा 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी अपने अपने इस्तीफ़े जमा करवा चुके हैं और उनके नाम बुशरा रिंद, रशीद बलोच, सिकंदर उमरानी और माजबीन हैं, जबकि सरदार साले भूतानी काबीना से पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शावानी ने यह दावा किया था कि वज़ीर आला जाम कमाल को अब भी इत्तेहादियों की अक्सरियत की हिमायत हासिल है और इसलिए वो किसी के मुतालबे पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अभी गुज़िश्ता महीने की बात है जब वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से एक ब्लॉक सामने आया था जिसने उनके खिलाफ 16 अरकान असम्बली के दस्तखत वाली तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी, लेकिन उस वक्त अपोजिशन वज़ीर आला को हटाने में नाकाम रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपोजिशन को जवाब देते हुए कहा था कि उनकी जमात और इत्तेहादी साथ हैं, उन्हें अपोजिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन पार्टी और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने अदम एतमाद किया तो वो खुद ओहदा छोड़कर चले जाएंगे। अब अपोजिशन हो या नाराज़ इत्तेहादी, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए उन्हें 33 अरकान असम्बली की हिमायत दरकार होगी, जबकि 65 अरकान पर मुश्तमिल असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 41 है, जो 3 वज़ीरों और 2 मुशीरों और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के इस्तीफ़ों के बाद कम होकर अब 32 हो चुकी है। जबकि मीर असद बलोच का कहना है कि 2 दिन बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, जिसके लिए उन्हें 40 अरकान की हिमायत हासिल है। तो अब देखना यह है कि क्या इस बार भी जाम कमाल वज़ीर आला की कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर अपने ही लोगों के हाथों नाकाम हो जाएंगे। और इसमें बहुत ही अहमियत हासिल है इत्तेहादियों की सीटों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बलूचिस्तान हुकूमत में इत्तेहादी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बलूचिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और वज़ीर तालीम बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो सरदार रिंद साहब, ये सूरत हाल ये बनती जा रही है, इस्तीफ़े आते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप जो अपोजिशन का कैंप है वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है कि आगे ऐसा हो सकता है कि जाम कमाल साहब की पोजीशन खतरे में आ सकती है। आपको ऐसा लग रहा है? कल की डेडलाइन तो गुजर गई, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक जाम साहब की हुकूमत का ताल्लुक़ है तो ये जो इस वक्त बहरान चल रहा है, ये क्राइसिस चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। अलबत्ता जाम साहब की अपनी जमायत के अंदर उनके अपने रुफ़का ने उनके ख़िलाफ़ इल्म बगावत जो है ना बुलंद किया हुआ है और अब ये मसला जो है इस वक्त जो है बाप पार्टी के अंदरूनी मसला है। हम उसके इत्तेहादी हैं। हमने वाज़ा तौर पे जाम साहब को भी बता दिया है और वाज़ा हमारा मौक़िफ़ भी है PTI का कि हम जब तक ख़ुद वो किसी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं लाते, उसके ख़िलाफ़ अक्सरियत उनके ख़िलाफ़ नहीं होती, उस वक्त तक हम किसी भी इस किस्म की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अलबत्ता ज़रूर ये फ़ैसला करेंगे कि जब बाप पार्टी आपस में अगर जाम साहब के पास अक्सरियत नहीं रही, फिर हम फैसला करेंगे कि मुस्तकबिल की क्या हिकमत अमली हमारी होगी। लेकिन सरदार रिंद साहब, ये ज़ाहिर आप उनके इत्तेहादी हैं, आपको उन मुकम्मल एतमाद है जाम कमाल साहब पर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो आपकी जमात के सरबराह चेयरमैन हैं, वो भी मुकम्मल एतमाद करते हैं, जाम कमाल साहब की परफॉर्मेंस की तारीफ़ भी करते हैं। फिर उनकी जमात के अपने लोगों को उनकी कारकर्दगी पर क्यों एतमाद नहीं है? 3 वज़ीरों ने इस्तीफ़ा दे दिया, 2 मुशीर, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज, ये इनके इस्तीफ़े की क्या वजूहत हैं? इन लोगों को क्या एतराज़ आते हैं जाम साहब की परफॉर्मेंस पर? देखें, इसका तो जाम साहब भी वाज़ा जवाब दे सकते हैं, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं दे सकता। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे शायद उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका हमने भी कोशिश की, दोस्तों ने भी कोशिश की, जाम साहब भी बार बार उनकी तरफ गए, अभी तक वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म ना हो सके। ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं?
क्योंकि हमें असल में तो हमें एतराज़ात थे, हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे जाम साहब की हुकूमत पर। शायद आपको इल्म हो कि 3 महीने मैंने रिज़ाइन दिया अपनी मिनिस्ट्री से, मैं घर बैठा रहा जी। सिर्फ इस वजह से कि बहुत सारे हमारे पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम जाम साहब के साथ खड़े हैं और जब तक अपनी उनकी जमायत उनके साथ खड़ी है, अगर बाप पार्टी की अक्सरियत ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो फिर हम सोचेंगे मुस्तकबिल के लिए कि हमने क्या फ़ैसला करना है और किसको हिमायत करनी है या नहीं करनी है। और सरदार इंसाफ, ज़ाहिर है जब आप नाराज़ हुए, आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके आपको मना लिया गया, वापस लेकर आए बाप पार्टी ने, जाम कमाल साहब ने ज़ाहिर आप लोग को मनाया, अपनी जमात के अरकान को मनाने में क्यों इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखिए, ये एक कबायली माशरा है, एक कबायली लोग रहते हैं और उन शायद जो मुझे मेरी नॉलेज में या शुनीद में आया है वो ये है कि उन्होंने अपने जो ग्रुप था उन्होंने कोई ऐसी कमेंटमेंट्स किए हैं जिसके बाद उनको अपना फ़ैसला रिवर्स करने के लिए दोबारा उसको जो है उसकी वजह से उनको काफ़ी वो मुश्किलात पेश आ रही हैं। और हमें यकीन है कि हमारी ख्वाहिश ये है पीटीआई की कि वो ऐसा फ़ैसला करें जिससे सूबा एक बहरान से निकल आए, क्योंकि पहले ही सूबा जो है हमारी काफ़ी मुश्किलात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है और ख़ास तौर पर यह अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से यहाँ के लोग और बलूचिस्तान के लोग काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। और जैसे आपको रात इल्म होगा कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है हरनाई डिस्ट्रिक्ट में, जिससे काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, काफ़ी हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। और हम चाहते हैं कि ऐसे वक्त में इस किस्म का सियासी बहरान होने की बजाय बाप पार्टी को चाहिए कि वो आपस में बैठ के फ़ैसला कर लें। वो जिसके हक़ में फ़ैसला करेंगे, हमारी पीटीआई की जो है वो हमायत उनके साथ रहेगी। ठीक है, यानी जो अगर उन्होंने जिसके हक में भी उनका फैसला होगा। तो सरदार इंसाफ, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इत्तेहादी है बाप पार्टी की बलूचिस्तान में, तो आपकी नज़र में जाम कमाल साहब की अब तक की जो 3.25 साल की कारकर्दगी है वो इत्मीनान बख्श है? आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई एतराज़ात नहीं है उनकी हुकूमत पर, उनकी गवर्नेंस पर? देखिए, बात यह है कि आपको इल्म है कि मैंने 1 महीना पहले 3 महीने तक मैं रिज़ाइन दे के वो किया हुआ हूँ, घर बैठ गया था। अभी कोई 15-20 दिन हुए मैंने जब 3 दफ़ा पूरे जितने इत्तेहादी थे, बाप पार्टी के लोग थे सारे, वो बार बार मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरे घर पे लाए, तो मैं मजबूर था कि मैं उनको इज़्ज़त देता। हमारा एक कबायली माशरा है, उसमें किसी का आपके घर पे चल के आना बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको जवाब दे सकें। तो मजबूरन मैंने वो किया। हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस क्राइसिस में हम कोई हिस्सा बनना नहीं चाहते। जब वो इस क्राइसिस से निकलेंगे तो हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे। अगर पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि हम जाम साहब को हटाते हैं, कोई और नया कैंडिडेट लाते हैं, तो फिर जी। तो सरदार साहब, ज़ाहिर है इस वक्त एक क्राइसिस का शिकार है बाप पार्टी। उसके 2 ग्रुप्स इस वक्त बने हुए हैं, एक जाम साहब का है जो जाम, और दूसरा उनके मुखालिफ है जो उनको हटाना चाहता है। तो ज़ाहिर है आप इत्तेहादी हैं, आपकी नज़र में एक ग्रुप इस वक्त सही हक़ में हक़ पर होगा, एक ग्रुप के साथ ज़्यादती हो रही होगी, तो आप हर हाल में हुकूमत का हिस्सा रहना चाहते हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि उनको गलत तरीके से हटाया जा रहा है या उनको हटाने के लिए सही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नज़रिए के तहत आप साथ देना चाहते हैं या फिर आप हुकूमत का हिस्सा रहेंगे चाहे जो भी हुकूमत में हो, कोई भी वज़ीर आला हो? देखिए, अगर हमें इतना शौक़ होता गवर्नमेंट का, मैं तो वाहिद मिनिस्टर हूँ। एक हमारे हैं कोई यहाँ पे जो बहुत एक छोटी सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। हम 7 आदमी होने के बावजूद, 7 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद हमने उनके साथ निभाने की कोशिश की है, क्योंकि वो हमारे मरकज़ में अलाइज़ हैं और हम एक ऐसी जमात से दोनों ताल्लुक़ रखते हैं जो मरकज़ मजबूत मरकज़ की हिमायती है। तो इसलिए हम नज़रियात के बुनियाद पे उनके साथ हैं। हम किसी सूरत में हुकूमत में रहना होता तो मैं 3 महीने रिज़ाइन दे के अपने घर में क्यों चला जाता। आजकल जो मेरे पास दोनों मिनिस्ट्री हैं एजुकेशन की,
तो काफ़ी बड़ी मिनिस्ट्री कंसिडर की जाती है, मगर उसके बावजूद हमने अपने असूलों की बुनियाद पे, जब मुझे इख्तिलाफ हुआ तो मैंने एक दिन भी नहीं लगाया, वहीं मैंने रिज़ाइन कर दिया असेंबली के अंदर ही जैसे बजट पेश हुआ। और मेरे जो इतनी हमने मेहनत करके, हमारा एक विज़न था कि बलूचिस्तान के अंदर तालीम को हम आम करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जब वो ड्रॉप कर दिया गया तो उसी वक्त ही मैंने कोई मेरा जाती उस पे सरदार साहब, आप बस मुख्तसर बता दीजिएगा, आप लोग के 7 मेंबरान हैं और 7 की बहुत ज्यादा अहमियत है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, आपने अपने अलावा बाकी 6 लोगों को उन पर आपको एतमाद है, उनमें से तो कोई साथ नहीं देगा मुखालिफ ग्रुप का जाम कमाल साहब की? देखिए, ये पार्लियामेंट है, ये आज़ादी है, अगर कोई खुफिया राय शुमारी में जो अगर हमसे, मगर अभी तक तो हम इंटैक्ट हैं, एक साथ हैं। अगर कोई जाम साहब को चेंजिंग आती है सूबे के अंदर, तो फिर सबसे पहले हम पार्लियामानी पार्टी के अंदर बैठ के फैसला करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कोई हमसे इख्तिलाफ राय आपस में अगर जब मुत्तफ़िक़ा हमारा फैसला होगा तो कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा। और उसके बाद फिर हम प्राइम मिनिस्टर जो हमारे चेयरमैन भी हैं, हम उनके साथ बैठ के ये फैसला करेंगे कि हमने किसको सपोर्ट करनी है या आगे किसी को नहीं करनी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार यार मोहम्मद रिन साहब, वज़ीर तालीम बलूचिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने स्टांस वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस क्राइसिस का हिस्सा नहीं बनेगी और बाप पार्टी का जो भी हिमायत याफ्ता वज़ीर आला होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत भी उसी के साथ होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और क्रिकेट के मैदान से जब से रमीज़ राजा पीसीबी के चेयरमैन बने हैं उस वक्त से ही कुछ ऐसी खबरें आना शुरू हुई जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं थी। पहले न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई और वापस चली गई, सीरीज़ मनसूख हुई, फिर इंग्लैंड ने भी आने से मना कर दिया और इस पर बड़ा ही जारहाना रवैया और रद्द अमल पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा की तरफ से सामने आया। और ना सिर्फ रमीज़ राजा की तरफ से बल्कि आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी एक बड़ा अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो इंग्लैंड के दौरे पर थे तो उन्होंने इंग्लैंड के वज़ीर ख़ारजा को ये तमाम बात बताई थी और जो अपनी बात थी वो उनको समझाने की कोशिश की थी कि इंग्लैंड के पाकिस्तान ना आने से पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ के शायकीन को बहुत मायूसी हुई है और इस मामले को आपको देखना चाहिए और अगले साल पाकिस्तान का किसी मुनासिब वक्त पर दौरा करना चाहिए। अब आज इंग्लैंड से खबर ये आई कि एड वॉटमोर जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वहाँ के मीडिया में बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद की जा रही थी कि पाकिस्तान का दौरा क्यों इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने नहीं किया और इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी वहाँ के बोर्ड पर रख दी गई थी और उसके बाद वो ये इस्तीफ़ा देने में कामयाब हुए। तो क्या पाकिस्तान की अब बैनुल-अक़वामी मेयार पर बात को सुना जा रहा है, पाकिस्तान के प्रोटेस्ट को क्या कंसीडर किया गया और रमीज़ राजा का जो एग्रेसिव रवैया है चेयरमैन पीसीबी उसको क्या दुनिया में कोई अहमियत दी जा रही है और इससे पाकिस्तान कि में आने वाले दिनों में क्या क्रिकेट बहाल हो सकती है। और हम ये उम्मीद लगाएं, आज रमीज़ राजा ने भी ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक खुशखबरी अगले हफ्ते आ सकती है और न्यूजीलैंड की टीम भी अगले साल पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। तो क्या ये मुमकिन है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन बोर्ड के हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर अपने बड़े बुरे दौर से गुजर रही है। 2 बड़ी टीमों ने यहाँ आने से मना कर दिया, तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है, ज़ाहिर है उसका भी अभी कन्फर्म नहीं है वो आती है नहीं आती। ऐसे वक्त में जो रमीज़ राजा का रद्द-ए-अमल था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये एग्रेसिव बिहेवियर, ये रद्द-ए-अमल आपकी नज़र में मुनासिब और मौजू था दुनिया को जवाब देने के लिए? जी, मैं यकीनी तौर पे इस सारे मामले में बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान की ये अखलाकी फ़तह हुई है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया गया है। उसमें किसका कितना क्या क्या किरदार है, ज़ाहिर है जिसने भी जो अपना हिस्सा डाला है मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। अगर रमीज़ राजा ने कोई बड़ा सख्त कार्रवाई की है वो भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे वज़ीर ख़ारजा जो इसका क्रेडिट ले रहे हैं यकीनन उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला होगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा हमें इसका क्रेडिट देना पड़ेगा उस मुआशरे को, उस माहौल को और उस मुल्क को जिन्होंने अपनी कोताहियों का इतराफ़ किया, पहले पाकिस्तान के एहसान को, पाकिस्तान की उस मेहरबानी को माना कि हम बड़ी मुश्किल हालात में वहाँ गए थे, क्वारंटीन हुए, हमने उस वक्त दौरा किया जब कोई टीम वहाँ दौरा नहीं कर रही थी। उसके बाद वॉटमोर साहब की अपनी हरकतें जो थीं वो उनके सामने आ गई।
वो लोग बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन गलत बयानी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वॉटमोर साहब ने जो छुट्टे ही पैगाम दिया था और वजह बताई थी कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो अनकम्फर्टेबल थे, वो आना नहीं चाहते थे वगैरह वगैरह। और देखिए उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए उनकी प्लेयर्स एसोसिएशन की कि उन्होंने खुले आम बयान जारी किया कि नहीं जनाब हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, हमसे बात भी नहीं की गई, हमसे मशवरा भी नहीं हुआ, हाँ हमारे ज़िम्मे बात डाली जा रही है। इसकी वजह से मेरा ख़्याल है उनके वज़ीर आज़म भी एक्टिव हुए, उन्होंने भी इस पर बड़ा सख्त बयान दिया। और हेड्स ऑफ टू जो चंद अजीम खिलाड़ी जो हमारे हक़ में बोले, वो पता नहीं अपने तौर पे बोले या हमने उनको कहा, लेकिन मेरा ख़्याल है कम से कम माइकल होल्डिंग तो अपने तौर पे बोले और बहुत खूबसूरत उनका बयान था कि इनकी ये एरोगेंस है, इनका तकब्बर है और ये हमेशा ही ऐसे करते हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के सामने ये बोल भी नहीं सकते और क्योंकि उनके पास सरमाया है, चीज़ें हैं। बहुत खूबसूरत बयान था और उसकी वजह से देखिए जिस तरह फिर मीडिया मुतहरक हुआ और जिस तरह उन्होंने वो माहौल पैदा किया, तो उसके होते हुए अलावा उनकी अपनी अंदरून मुल्क भी कई नाकामियाँ थी। ये सारी चीज़ें मिला के एक माहौल बना के वो इस्तीफ़ा देने पे मजबूर हुए। मैं समझता हूँ कि इससे हमें भी सबक सीखना चाहिए कि अगर आप असूल पे हैं और असूल पे आपसे गलती भी हुई है तो आपको वो गलती तस्लीम करनी चाहिए, सच को सच मानना चाहिए। ये उनके माशरे की ज़िंदगी की एक नज़र है और अक्कासी करती है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उनका ये कारनामा है। जहाँ तक ये रमीज़ राजा के बयानात हैं, वो जो फरमा रहे हैं कि जी हम न्यूजीलैंड से भी अच्छी बात सुनेंगे, मैं उससे कत्तन ना मुतासर हूँ, ना मैं उससे खुश हूँ। मैं समझता हूँ उनको इस किस्म की उम्मीदें लगानी ही नहीं चाहिए। अच्छा। उनका फ़र्ज़ बनता था बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कि अब तक वो आईसीसी की स्पेशल मीटिंग कॉल करते, क्योंकि आईसीसी के कवानीन में है कि अगर आधे मेंबरान चाहें तो वो किसी मौके पे भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। इससे बड़ा इस ज़्यादती क्या हो सकती है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि एक टीम कमिटमेंट करके आई, सारे इंतजाम देखे, हर चीज़ का जायज़ा लिया और बैठे बिठाए उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, और वो भी एक गैर मुल्क, एक दुश्मन मुल्क के ईमेल्स या किस की बुनियाद पे। और हम उस वक्त से लेकर अब तक उस सिलसिले में कुछ नहीं कर पाए। हमें आईसीसी की स्पेशल मीटिंग बुलानी चाहिए थी, फौरी तौर पे बुलानी चाहिए थी। देखिए ये जब लोहा गर्म होता है उसी वक्त ही चोट लगाई जाती है। ऐसे मामलात में अगर ताख़ीर हो जाए और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जी वो दुबई में T20 होगा, उसके दरमियान दौरान एक कोई आईसीसी का इजलास होगा, उसमें हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, ये सख्त नाकाबिले कबूल चीज़ें हैं। लोहा गर्म था, देखिए कितना लोहा गर्म था। आपने हमें माइक होल्डिंग का आपने नाम लिया कि ज़ाहिर उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाई। माइक एथरटन भी एक ऐसा नाम है जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा नाम है, साबिक कप्तान है। उन्होंने भी फौरी इस वाक़ये के बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इंग्लैंड बोर्ड पर तनकीद की, पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाई थी। रमीज़ राजा साहब ने एक तजवीज़ जो पेश की वो एशियन ब्लॉक बनाना चाहते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ। तो आईसीसी की मीटिंग उन्होंने फ़ौरन से कॉल नहीं की, थोड़ी ताख़ीर कर दी। अपनी स्ट्रेटजी वो इस ब्लॉक के ज़रिए क्या आप दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि कुछ ममालिक उनके साथ मौजूद हों, उनके पास कुछ यकीनी वोट्स और हिमायत हो, फिर वो मीटिंग में जाकर अपने मुद्दे को रखें? देखिए आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करूँगा कि मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि दुनिया जो है हमारी खातिर ज़्यादा वावेला कर रही है, ज़्यादा शोर मचा रही है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि वो फ़लाने ने ऐसे कहा, फ़लाने ने ऐसे कहा। इस तरह बातें नहीं हुआ करती। हमें ज़्यादा मुतहरक होना चाहिए था, ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। जहाँ तक देखिए अगर आईसीसी से उम्मीद कोई नहीं थी तो राजा साहब ने ये क्यों बयान दिया था कि अब हम आईसीसी में उनसे बात करेंगे। अगर उनको कोई तवक्को होगी कि आईसीसी से उनको कुछ मिलेगा, वहाँ से अक्सर कुछ नहीं मिला करता, लेकिन कम से कम अगर फौरी तौर पे वावेला किया जाता, फौरी तौर पे इजलास बुलाया जाता, फौरी तौर पे तमाम जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक थे उनके साथ राब्ते किए जाते। उनका ब्लॉक बनना, तो ब्लॉक क्या होता है, एक आप अपना खुसूसी नुमाइंदा भेजें, 2 दिन में 3 दिन में वो सारे मुल्कों का दौरा करके उनसे बात करके आ जाता है और काम शुरू हो जाता है। देखिए ताज़ा जब मामला हो तो उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है।
अगर आप अपने दुश्मन को मौका दें, उसको सोचने का मौका दें, अपना दिफा करने का मौका दें, वो नई से बात निकालना शुरू हो जाता है। सही। और जब आप उम्मीद आईसीसी वाले मामले में तो उन्होंने ताखीर कर दी। अब इंग्लैंड को अपनी गलती का एहसास हुआ, एन वॉटमोर ने इस्तीफा दिया, वहाँ का मीडिया भी पाकिस्तान के हक में बात कर रहा है, तो ये पॉसिबल है कि आईसीसी चाहे इस मामले में ना भी कूदे तो एक दो तरफा ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इंग्लैंड बोर्ड को कन्विंस किया जा सके जल्द अज जल्द पाकिस्तान बुलाने के लिए। इसी तरह न्यूजीलैंड से भी अगर दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर उन्हें भी कन्विंस करने की कोशिश की जाए, चाहे उसमें आईसीसी का कोई रोल ना हो, तो ये काबिल अमल आपको लगता है कि ये मामला फिर हो सकता है, पाकिस्तान में दोनों टीमें आ सकती हैं? काबिल अमल हो सकता है, लेकिन मैं उसको कबूल ना करूं। अगर मैं क्रिकेट बोर्ड का सरबराह हूं तो मैं इसको कबूल ना करूं। मैं न्यूजीलैंड को कटहरे में खड़ा करूं, उसको सामने लाऊं और कहें कि आप पहले बताएं आपने ये हरकत हमारे साथ क्या किया है। देखिए, क्रिकेट बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन क्रिकेट से ज़्यादा मुल्क का वक़ार और मुल्क की इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अपने उस दाग और धब्बा जो हम पे लगाया गया उसको धोना है। किस खुशी में हम पे वो इल्ज़ाम लगा के गए? वो तो ऐसे आए कि आपके घर में आए, खातर तवाज़ो करे, उसका ख्याल आप रखें और जाते हुए आपको गाली दे के चला जाए, आप पे इल्ज़ाम लगा के चला जाए और फिर आप तवक्को करेंगे हम दो तरफ़ा इससे ये करेंगे, दो तरफ़ा ये करेंगे। नहीं, आप उनको चार्ज करवाएं, आप उनको कटहरे में खड़ा करें, आपको इंटरनेशनली उनको एम्बैरस करें और अगर वो अपनी गलती माने फिर तमाम चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप इसमें क्रिकेट बोर्ड जो इंग्लैंड का है उसको भी शामिल कर सकते हैं कि आप हमारी मदद करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अच्छा मौक़िफ़ लिया है, अब इनको पकड़ेंगे, इन्होंने ये क्यों ऐसे किया। और खालिद साहब, एक बात रमीज़ राजा साहब बार बार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनाना है। अगर ये टीम नंबर 1 बन गई तो फिर यहाँ क्रिकेट खेलने आने वालों की लाइन लग जाएगी, फिर हर टीम आएगी। 2016 में जब मिसबाह-उल-हक कप्तान थे, आईसीसी की नंबर 1 टीम पाकिस्तान रह चुकी है। T20 की नंबर 1 टीम पाकिस्तान जब सरफराज अहमद कप्तान थे एक अरसे तक रही है। तो पाकिस्तान में तो क्रिकेट उस वक्त भी नहीं हो रही थी। टीम के नंबर 1 होने का और मुल्क में टीमों के आने का क्या आपस में कोई ताल्लुक टेक्निकली क्रिकेट में है, या फिर रमीज़ राजा सिर्फ बस एक एम एक बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में वैसे ही ये बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या चीज़ें कह रहे हैं। वो अपनी यानी उनको ग्रो अप करना चाहिए, उनको एक इंटरनेशनल उनका स्टेचर बनना चाहिए। तो बातें हैं 2-3 बयान ही मैं आप उनके पढ़ रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ बयान करके। मतलब देखिए, वो फरमा रहे हैं कि अगर आईसीसी फंडिंग बंद कर दे तो क्रिकेट पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी। वो भाई 70-75 साल से हम यहाँ क्रिकेट चला रहे हैं, किन किन मुसीबतों में हमने कैसे कैसे गरीब क्रिकेट बोर्ड देखे हैं जिनके साथ काम किया है और हमने क्रिकेट चलाई है और बड़ी बेहतरीन टीमें तैयार होती थी। फिर वो सारा ले के जैसे एक सुल्तान राही का अंदाज़ होता है, लठ लेके कि जी निज़ाम बोसीदा हो चुका, ख़राब हो चुका। जो कोई आता है निज़ाम की बात करता है, हालांकि ये वही निज़ाम है जिसे कारदार साहब जैसे अजीम एडमिनिस्ट्रेटर ने बड़ी बड़ी ज़बरदस्त टीमें तैयार की। इसी निज़ाम से आपकी 92 की वर्ल्ड कप की टीम बनी थी, जनरल जाहिद अली अकबर साहब ने वो बनाया था। इसी निज़ाम से एयर मार्शल नूर खान ने बड़े ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए थे। वो तो कुछ नहीं कर चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी हमारे साथ मौजूद थे। कि जो मौजूदा चेयरमैन पीसीबी हैं रमीज़ राजा, उनको थोड़ा ग्रो करने की ज़रूरत है, खाली बयानात से काम नहीं चल सकता और क्रिकेट में बेहतरी नहीं आ सकती। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।